ये फाउंडेशन अकाउंटिंग में फर्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लास 2। इसमें लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, वो जिससे असेट्स की लाइफ बढ़े, असेट्स की वैल्यू बढ़े, कैपेसिटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। एफिशिएंसी बढ़ना मतलब कॉस्ट का कट होना, या ये कहो कि रेवेन्यू का बढ़ना। वो एक्सपेंडिचर क्या होंगे? कैपिटलाइज। लिया अपन ने कल एग्जांपल कि थिएटर का सीटिंग प्लान तोड़ फोड़ के बदल दिया जिसमें ज्यादा लोग बैठने लगे, तो ये सारा खर्चा क्या होगा? कैपिटलाइज। ठीक है ना। कुछ टाइल टूट गई वो बदल दी, ये रिपेयर है, लेकिन सारी टाइल बदल दी पहले से कहीं अच्छी महंगी ड्यूरेबल, तो वो क्या है? कैपिटलाइज। टायर नई गाड़ी का ही बस्ट हो गया, नई गाड़ी ला रहे थे, लाते रास्ते में टायर फट गया, नया टायर डाल दिया, क्या ये गाड़ी में जुड़ेगा खर्चा? नहीं, ये लॉस है। इसमें क्या वैल्यू एडिशन होगी, लाइफ बढ़ेगी। टायर खराब हो गया, जोड़ दिया, क्या होगा? कैपिटलाइज। क्लियर। एसी लगाने के खर्चे, एसी खरीदा 50,000 रुपए का मान लो, उसके इंस्टॉलेशन पे 2,000 रुपए लग गए, लेता ना वो इलेक्ट्रिशियन आके इंस्टॉल करता है। आप एसी की कॉस्ट क्या मानोगे? इंस्टॉलेशन क्यों करवाई? इसलिए ताकि वो सही से काम कर सके, उसे फिट करवाया, तो वो जो पैसा है वो कैपिटलाइज होगा? बिल्कुल होगा। एक जनरेटर परचेज किया, जनरेटर, पावर जनरेटर, वो बड़े वाला, साइलेंट वाला, उसको रखने के लिए आपने क्या, मिस्त्री बुला के ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बनवाया। होता है ना वो, क्योंकि वो नहीं तो वाइब्रेशन होगी। एक प्लेटफॉर्म बनाया ईंटों का, ईंटें लगी, सीमेंट लगा, लेबर लगी, सब मिला के 5,000 रुपए का खर्चा आ गया। फिर उस प्लेटफॉर्म पे जनरेटर रखा। जनरेटर कितने कॉस्ट का है? 3 लाख का। क्या ये 5,000 रुपए जनरेटर में ऐड होगा कि नहीं? निखिल होगा? निखिल कह रहे हैं ऐड होगा। हाँ जी अक्षित, बिल्कुल होगा। कॉस्ट ऑफ जनरेटर कितनी मान ली जाए? 3,05,000। क्यों? क्योंकि उसकी अदरवाइज अच्छी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी जनरेटर की, उसे थोड़ा ऊपर रखा जाता है प्लेटफॉर्म पे, वरना बारिश के पानी से वो उसकी बॉडी भी खराब हो सकती है। और वाइब्रेशन का भी चक्कर है, थोड़ी वाइब्रेशन होती है ना, जनरेटर चलता है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म बना के उस पर रखा जाता है ताकि वाइब्रेशन भी कम हो और खराब भी कम हो। तो ये खर्च क्या होगा? कैपिटलाइज। सही कह रहा हूं? चलो एक बात बताओ, मान लो हमें लगा एसी ये वाला कूलिंग कम दे रहा है, हमने यहां से उखाड़ा, हमने सोचा जी इधर ज्यादा कूलिंग चाहिए, इसे ऊपर किसी छोटे रूम में लगा दिया जहां पे कूलिंग क्या चाहिए? कम। इसे उखाड़ेगा एक बंदा, डिसमेंटल करेगा, खोलेगा पार्ट सारे, ऊपर जागा के फिर री इंस्टॉल करेगा। 2500 ले गया बंदा, लगा हुआ था पिछले साल का, इस बार खोला, डिसमेंटल किया सारे पार्ट, ऊपर जाके फिट कर दिया, 2500 रुपए ले गया। क्या ये एसी में ऐड होंगे 2500 के? नहीं, नॉट टू बी एडेड। यस, ये एसी में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल चीज को आप री इंस्टॉल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, री इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये खर्च कैपिटलाइज नहीं होगा। मतलब कहां जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये सेट में जोड़ना नहीं है। क्लियर? बॉम्बे गए आप, मशीन पसंद की, अक्सर बॉम्बे से ये मशीन आती है आइसक्रीम वाली, वो जो कौन भरते हैं वो वाली मशीनें बॉम्बे साइड से ही आती हैं। मान लो बॉम्बे गए, मशीन सिलेक्ट करिए, 2 बंदे गए, 5 लाख वाली बढ़िया वाली मशीन है, 5 लाख की मशीन खरीदी। वो 2 बंदे गए, उनका एयर टिकट लगा, प्लस वो होटल में रुके, सब मिला के 20,000 क्या पड़ गई लोगों की मशीन खरीदने की कॉस्ट। 5 लाख में क्या खरीदी? मशीन। ये मशीन परचेज है, और ये 2 पर्सन्स का क्या है? वहां बॉम्बे आना जाना, खाना पीना, वो फिर रास्ते का फ्रेट लगा मशीन लाने के लिए, फ्रेट लग गया 10,000 रुपए, फ्रेट लग गया। फिर मशीन आके यहां इंस्टॉल करवाई,
क्योंकि ना बड़ी मशीनें एक साथ तो आएंगी नहीं, पार्ट्स में आती हैं, फिर उसे फिट कर दिया जाता है इंस्टॉल, उसके अपने 2000 लग गए। फिर अपन ने सोचा जी मशीन इतनी महंगी है खराब ना हो जाए, अपन ने इंश्योरेंस करवा लिया, रास्ते का नहीं, मशीन पहुंच गई तो बीमा करवा लिया 1000 रुपए। क्या क्या मशीन में कैपिटलाइज होगा, क्या नहीं होगा, मशीन की कॉस्ट कितनी मानू, डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा, बताओ। इस पे नहीं, ये कहां जाएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रेवेन्यू नेचर का। इंश्योरेंस तो इसलिए है कि कल को नुकसान हो गया तो इससे कवर हो जाएगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, लॉस को रिस्टोर करने का एक तरीका है। तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। ये सारे जोड़ना 20,000, फिर 5,20,000, फिर 530 और 2, कितना हो गया ये सारा, 532। ये खर्च क्या होगा, कैपिटलाइज। असेट की वैल्यू ये है, डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, 532 पे। लेकिन रास्ते का इंश्योरेंस होता, पता है आपको, रास्ते का भी इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट। मतलब आपकी मशीन बॉम्बे से आ रही है, 2 दिन में ट्रक लेके आ जाएगा, 2 डेज का इंश्योरेंस हो जाएगा, 2 डेज, बहुत कम पैसे में, बस उस जर्नी का बीमा हो जाएगा, बॉम्बे टू सिरसा जर्नी का, बस बहुत कम पैसे में हो जाएगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क भी तो बहुत थोड़ा है ना। तो इंश्योरेंस करवाया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते रास्ते का, वो 1000 रुपए का हुआ, ये जुड़ेगा, इसे क्या करना है, कैपिटलाइज। बस ये उतनी देर का होता है सामान पहुंचने का। रोड पे जितने ट्रक दौड़ते हैं ना सामान के भर के, सबके गुड्स का इंश्योरेंस होता है, बहुत कम में हो जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी थोड़ी देर का ही है, बस वो पहुंच गया ट्रक, रिस्क खत्म इंश्योरेंस कंपनी का, बस। तो इसलिए कम पैसे में कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। तो वो इंश्योरेंस भी रास्ते का जो है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। क्लियर है? चलो पार्ट्स बताएंगे। मैंने टेलीफोन कनेक्शन अप्लाई किया, या मैंने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया मान लो, या बीएसएनएल वाला कनेक्शन लेते हैं, बीएसएनएल देता है। कोई जमाना था जब बीएसएनएल का बहुत नखरे करके कनेक्शन दिया करता था फोन के, और लगाने वाले भी कहते थे कोई इनाम दो, आपके घर में फोन लग रहा है। अब तो वो मोबाइल जागे तो बीएसएनएल वाला फोन कम चलता है। चलो, बीएसएनएल का फोन कनेक्शन लिया या पोस्टपेड मोबाइल फोन का सिम लिया, सिम लिया पोस्टपेड, उन्होंने आपसे चार्ज किए 5,000, 5,000 चार्ज बाय टेलीकॉम कंपनी। उन्होंने 5,000 ले लिए, इसमें से 4,000 रुपए अलग गया और 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये किस चीज के हैं, सिक्योरिटी। 4,000 रुपए कनेक्शन कैंसिल होगा, 4,000 रुपए वापिस आ जाएंगे। ये क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट है, होता है ना ये आप बिजली का कनेक्शन लोगे तब भी होता है, कोई एजेंसी लेंगे तो कंपनी वाले ले लेते हैं। ये सिक्योरिटी का अमाउंट वापिस आ जाएगा कब, जब ये कनेक्शन कट जाएगा। इसका क्या करूं 5,000 का, बोलो क्या ट्रीटमेंट होगा ये 5,000 पेड का। हाँ जी, क्या होगा, बताओ बताओ, आइडिया बताओ। 5,000 रुपए कनेक्शन के लिए दिए, जिसमें 4,000 रिफंडेबल अमाउंट है, 1,000 का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो आज इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करूं, करो कोशिश करो। हाँ जी, इधर कोई भी, क्षितिज कोई आइडिया। 5,000 रुपए दिए, ये तो मान लिया। 2 बैंक तो 5,000 हो गया, 2 बैंक। $4,000 सिक्योरिटी और 1,000 नॉन रिफंडेबल अमाउंट। तो आप एक्सपेंसेस डेबिट कर दें, टेलीकॉम एक्सपेंसेस 1, सिक्योरिटी को डेबिट कर दें कितने रुपए, ये बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी। आप किसी के भी अकाउंट देख लेना दुकानदार के, आपको वहां पे वाटर सप्लाई की सिक्योरिटी, बीएसएनएल की सिक्योरिटी, डीएचबीपीएन की सिक्योरिटी, बिजली बोर्ड की,
पड़ी दिखेगी। ये वो आजकल तो, पहले क्या था, बड़ा दिक्कत होती थी। मान लो आपने मीटर कटवाया, आप सिक्योरिटी का अमाउंट वापस मांग रहे हो ना, देते नहीं थे वो, कहते सबूत ला तूने सिक्योरिटी दी है। आपने ऐसे कनेक्शन दे दिया होगा, सिक्योरिटी ली होगी, क्या एविडेंस ला तूने सिक्योरिटी दी है, देती नहीं थे कहने का मतलब। अब सरकार का रूल आ गया कि बंदे से सिक्योरिटी लो और बिल के ऊपर चढ़ा दो। जो आपके घर में बिल आता है ना, उसके ऊपर लिखी आएगी कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट इतना है। कनेक्शन कटवाओगे तो वो सिक्योरिटी अमाउंट आ जाएगा वापस। ये आपका एक्सपेंडिचर तो नहीं है ना, क्योंकि ये क्या आएगा, रिफंड, इट्स अ एसेट। ये कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं कवर होता कहीं कि सिक्योरिटी कैपिटल, ये कोई वैसी मशीन बिल्डिंग थोड़ी बन रही है। सिक्योरिटी एक सिंपल असेट, इसे क्या बोलोगे आप, एक असेट, बस। हमने एक फोन का कनेक्शन लिया, टेलीफोन जैसे BSNL का या पोस्टपेड सिम लिया, 5,000 रुपए में मिला। 5,000 में 1,000 रुपए तो आपके गए, वो तो वापस आएंगे नहीं। 4,000 उन्होंने क्या दिया, आपकी क्या है, सिक्योरिटी। पहले बता दिया गया था आपको 4,000 तो क्या आपकी सिक्योरिटी विच इज रिफंडेबल। कनेक्शन कैंसिल होगा, पैसे क्या देंगे वापस, वो तो है 4,000। 1,000 क्या है, एक्सपेंसेस, ये आपको वापस नहीं आएंगे। ये टेलीकॉम एक्सपेंसेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये गए। 4,000 एक जनरल असेट है। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये जनरल एक एसेट है। क्लियर। कोई आदमी नौकरी करता है हमारे पास, कहता भाई साहब प्लीज कुछ महीने की सैलरी एडवांस दे दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड कह दो या सैलरी पेड इन एडवांस कह दो, एक ही बात है। ये भी कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में ना लेके जाओ, ये इसको भी जनरल क्या कह दो, एसेट। बस एक एसेट है, एडवांस पेमेंट क्या एक एसेट है, सिंपल। बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, ये अगले साल कम सैलरी दे देंगे, इट्स अ एसेट। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में तो वो बात कर रहा है कि हाँ किसी एसेट से रिलेटेड बताया था कल, सेकेंड हैंड चीज पे पहली बार रिपेयर के खर्च क्या होंगे, कैपिटलाइज। सेकेंड हैंड बाय की आपने, पुरानी कार पुरानी बिल्डिंग खरीदी है, वेरी फर्स्ट टाइम जो रिपेयर करवाओगे वो क्या होगा, कैपिटलाइज। क्लियर। चलो एक केस बताना, रियल लाइफ का केस है, डिस्प्यूट है इनकम टैक्स का, एक्चुअल में है इस चैप्टर से रिलेटेड। ऑफिसर और सामने वाले कंपनी क्लाइंट है जो, उसका क्या, आपने मान लो एक्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं, एक्स लिमिटेड, आपने केरला से टी लिमिटेड से एक मशीन बाय की या एक लैपटॉप परचेज किया, या मशीन है कोई छोटी मशीन है, मशीन बाय की, बॉट मशीन बाय की, मान लो वो 50,000 की है, ठीक है। इस मशीन की वारंटी सब कुछ है। क्या हुआ, जब मशीन आई तो उसे चला के देखा तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। थोड़े दिन हो गए, मशीन 2-4 दिन हो गए आए हुए, मशीन में थोड़ा टेक्निकल इशू है। आपने फोन लगाया केरला टी लिमिटेड को, सर आपकी जो मशीन है इसमें फॉल्ट है, सही एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। तो टी लिमिटेड वालों ने कोशिश की फोन पे समझने की, तो वो समझ गए भी इसमें फॉल्ट है। वो कहते हैं भाई साहब ऐसा हमारा कोई केयर वगैरह तो है नहीं आसपास के, वहां जाके आप ठीक करवा लो। ऐसा करो इस मशीन को क्या ट्रांसपोर्ट से भेज दो, हम ठीक करके वापस भेज देंगे, हम तो यही कर सकते हैं। इन्होंने मशीन क्या की, एक्स लिमिटेड ने बाय ट्रक भेज दी, बाय ट्रक गई, खर्चा आ गया उसका, फ्रेट लगा 2,000, ठीक होके वहां से आ गई मशीन ट्रांसफर टू, और उसको ट्रक पे भेजने का खर्चा केरला वालों ने कर दिया। सिर्फ आपका खर्चा तो कौन सा लगा, मशीन भेजने का 2,000 रुपए, ठीक हो क्या गई। ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ट्रक में जोड़ू। अगर आपको लगता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, लॉस है, रिपेयर है, तो फिर ये P&L में डालो। क्या समझते हैं, क्या है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असेट में जोड़ूं कि ना जोड़ूं, लो बताओ, आइडिया बताओ, असेट में ऐड करूं कि ना करूं,
क्या कहते हो? ये झगड़ा था, ये तो वैसे ही मैंने एक एग्जांपल छोटे अमाउंट का ले लिया। जो मैं रियल केस था ना, वो फौरन गई थी मशीन ठीक होने, बायर ठीक होके आई, खर्चा लग गया बहुत। बंदा कहता है जी ये रिपेयर नेचर का है, लॉस नेचर का है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑफिसर कहता है प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, तेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे उससे। ये क्या होगा? कैपिटलाइज, ये सेट में जोड़। यही केस था। अब आप बताओ। हाँ जी, हरदीप कह रहे हैं कैपिटलाइज होगा। गुरांश, ये मशीन में जोड़ूं कि ना जोड़ूं? ये कह रहे हैं मत जोड़ो, रेवेन्यू मान लो, P&L में डाल दो डेबिट। हाँ जी, आप बोलो। कोई एक आइडिया, कोई एक चीज तो है ही है, रेवेन्यू। ये कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो सर, रेवेन्यू नेचर का है। हाँ जी, लास्ट रेवेन्यू, यस। ये रिपेयर नेचर का खर्च है, इससे ना सेट की वैल्यू बढ़ रही, ना लाइफ बढ़ रही, ना ये सेकंड हैंड चीज परचेज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्या? पहली बार जो आया ना केरला से मशीन, वो खर्च तो कैपिटलाइज हुआ होगा ट्रक का, लेकिन ये मशीन अब दोबारा गई है ठीक होने के लिए। ये लॉस है, ये रिपेयर है, ये रेवेन्यू है, पर कैपिटल नहीं। इसको कहां ट्रांसफर करूंगा? ये रेवेन्यू नेचर का खर्च है। वैल्यू क्या एडिशन होगी इसमें? वैल्यू एडिशन होगी। जब पहली बार मशीन आई थी तो आने का खर्चा जोड़ दिया आपने, अब तो ये ठीक होने जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई चीज नहीं खरीदते हो, नहीं खराब हो जाती, जैसे टायर फट गया, नया डलवाया, लॉस। वैसा ही है ये, इससे कोई एडिशन नहीं होनी, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आया था, जोड़ लिया फ्रेट अपन ने उस वक्त अगर लगा तो, अब तो ये रिपेयर होने के लिए गई है, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। तो देखो, ये सारी डिस्कशन ही अपन कल से कर रहे हैं। पढ़ो यहां से पॉइंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट क्या मिलेगा? मोर देन 1 ईयर, जिनकी यूजफुलनेस कई साल मिलेगी, उनकी यूजफुलनेस कई साल। ये कैमरा खरीदा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू नेचर का खर्च है? कैपिटल, कई साल चलेगा। ये लैपटॉप और ये सब सिस्टम, ये कई टाइम चलने वाली चीजें, ये क्या होगा? कैपिटल, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज है जैसे मार्कर खरीदते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर, वो तो डस्टर मार्कर, वो तो कम शॉर्ट लाइफ चीजें हैं, वो सब क्या है? रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस। सर्विस करवाते हैं, रेवेन्यू, लेकिन पार्ट इतने बदल दिए कि ओरिजिनल लेवल से भी ज्यादा एवरेज दे रही है, तो क्या होगा? कैपिटल। चलो पढ़ो, क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर की कंडीशन है। वो कह रहा है फिक्स असेट्स बिजनेस के लिए खरीदी, जो नंबर ऑफ ईयर काम आएगी, बेचने के लिए नहीं खरीदी, तो वो क्या है? रेवेन्यू जनरेट करेगी कई साल, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग पे रूम और बना लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। मशीन में और एडिशन कर ली, बड़ा अमाउंट है, वो भी मेटेरियल अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। मशीन में एक पार्ट और जोड़ दिया, मशीन की स्पीड क्या और बढ़ गई। जैसे कंप्यूटर है, आपने इसमें क्या है, हार्ड डिस्क ज्यादा कैपेसिटी की जोड़ ली, रैम एक और लगा दी, पहले 8 GB है, 8 GB और लगा दी, या और ज्यादा बड़ी रैम लगा दी, जिससे क्या है इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। तो ये खर्च क्या होगा? कैपिटलाइज, क्योंकि उससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, तो खर्च क्या होगा? कैपिटलाइज। क्लियर? तो ये थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं? एफिशिएंसी, कैपेसिटी बढ़े, पहले से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई, कॉस्ट कट होगी, लाइफ बढ़ गई, तो ये सारा खर्चा इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन वही है कि कॉस्ट क्या हो जाएगी? कट। एक बंदे ने कहा एसी के साथ पार्ट लगा दो सर, एसी बिजली कम खाएगा, बताया ना, ये खर्च क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी मिलेगी ना, सस्ता होगा काम, रेवेन्यू बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट क्या है? एंड्योरिंग नेचर का है, खत्म नहीं होगा, काफी देर बेनिफिट मिलेगा। जैसे गुडविल खरीदना एक असेट है, ट्रेडमार्क, ये लोगो हम यूज करेंगे अब, तो वो क्या है? आपकी असेट है ना, इंटेंजिबल असेट्स खरीदी हैं, तो वो सब क्या है? एसेट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। क्लियर? इंस्टॉलेशन वगैरह फिक्स असेट्स की, और जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हो तो क्या लगता है?
बिल्डिंग खरीदी शॉप की 50 लाख की, प्लस उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्री करवाते हो ना, सरकार चार्जेस लेती है, ब्रोकर क्या लेता है, ब्रोकरेज, वो सब क्या होगा, कैपिटलाइज। बिल्डिंग में क्या कर दोगे, ऐड। नेक्स्ट, ये खर्चे बार बार लगने वाले नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये वाले ऐसे नहीं है कि बार बार लगा लो। तो ये खर्च क्या होते हैं, कभी कभार लगने वाले हैं। तो ये खर्च क्या होते हैं, कैपिटलाइज। मेटेरियल अमाउंट होता है, यस, अक्सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो बड़े अमाउंट का होता है, अक्सर बड़े अमाउंट का होता है ये। तो मेटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व होता है, अक्सर हैवी खर्चा होता है। ये वैसे जरूरी तो नहीं है, पर डिपेंड करता है। एक बात बताओ, चलो अपन ने यहां ये कैलकुलेटर की बात पहले भी की थी। ये कैलकुलेटर खरीद लिया, मान लो ये कैलकुलेटर 200 रुपीज का है और ये 4 साल की लाइफ है इसकी, 4 साल 4 साल ये कैलकुलेटर चल जाएगा। 200 का कैलकुलेटर है, क्या करूं, हाँ जी क्या करूं। ये कह रहे हैं सर 4 साल चले चाहे 10 साल चले, है तो सिर्फ 200 की आइटम, डालो P&L में, खेल खत्म। कुछ कहते हैं गलत हो जाएगा सर, प्रॉफिट गलत हो जाएगा, 4 ईयर में डिवाइड करो 50-50 रुपए, क्या कहते हो। ये कह रहे हैं कैपिटलाइज करो, ये कह रहे हैं नहीं, रेवेन्यू सारा का सारा P&L में डाल दो। हाँ जी मनी, 200 को कैपिटलाइज करके 50-50 P&L में डालो, ये कह रहे हैं। हाँ जी इधर, ये मेरे लिए कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं मैं अपने लिए। हाँ जी कैपिटलाइज, यस। अब सवाल ये है कि डिपेंड करता है ये कैलकुलेटर खरीदा किसने है। ये मेटीरियलिटी कंसेप्ट है, मेटीरियलिटी कंसेप्ट +1 में पढ़ते थे अपने सिलेबस में, दोबारा भी है अकाउंटिंग कंसेप्ट का पूरा चैप्टर डिटेल में। मेटीरियलिटी, ये मटेरियल आइटम है या नहीं, डिपेंड करता है इसको खरीदने वाला कौन है। मान लो एक पनवाड़ी है जो छोटे मोटे बेचारा वो बेचता है पान सुपारी वगैरह, ये उसके लिए तो 500,000 रुपए की चीज भी बड़ी अमाउंट हो सकती है और लाइफ कई साल है। वो क्या कर देगा, इसे कैपिटलाइज, कैपिटलाइज एसेट्स में दिखाएगा, डेप्रिसिएशन लगाएगा। लेकिन एक बड़ी कंपनी के लिए 200-500 हजार रुपए क्या है, कुछ भी नहीं, अमाउंट मटेरियल नहीं। तो वो क्या करेंगे अगर मटेरियल नहीं है, इफ अमाउंट इज नॉट मटेरियल, तो छोड़ो, अकाउंटेंसी का एक्सेप्शन लगा दो। एक्सेप्शन क्या कहता है, छोड़ो, कई साल असेट्स है तो भी, क्योंकि अमाउंट मटेरियल नहीं, कहां ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अमाउंट मटेरियल नहीं है। अगर ये अमाउंट बड़ा होता, अगर ये अमाउंट 5,000 की आइटम होती, 4,000 की होती, तो क्या दिखा देते हम, एसेट। क्या P&L गलत हो जाएगा क्या, इसको सीधा P&L में डाल दें 200 रुपए, सीधा P&L में डाल दें। एक स्टूडेंट कह रहा है गलत हो जाएगा सर, आपका प्रॉफिट भी और बैलेंस शीट भी 50-50 करके राइट ऑफ करो। कितना का तो फर्क पड़ जाएगा यूजर के डिसीजन पे कि भाई 50 ना डाल के 200 ही डाल दिया पूरा, अमाउंट नेग्लिजिबल है, छोड़ो, अमाउंट मटेरियल नहीं है। अब मटेरियलिटी का मुझसे ये पूछो कितने रुपए तक की आइटम को सीधा राइट ऑफ करना है, ये बताया नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे। रिलायंस वालों के लिए तो हो सकता है 10,000 रुपए की आइटम भी क्या है, 9,000 की एक आइटम खरीदी रिलायंस वालों ने, डालो P&L, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट तो करोड़ में लगती है, जीरो कैंसिल करके चलना पड़ता है, करोड़। तो आप उनके लिए तो 9,000 मैटर ही नहीं है, वो तो 0.00 करके लिखना पड़ेगा उनको, अमाउंट मटेरियल नहीं। उनके लिए 9,000 कहां आ जाएगा, P&L। और एक एवरेज बिजनेस के लिए 9-10 हजार 12 हजार एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, उसको क्या करोगे, असेट्स में दिखा के राइट ऑफ करोगे। ये तो रूटीन लाइफ का कंसेप्ट है ना, रूटीन लाइफ। ये मनी को रोड जाते हुए 10 रुपए का नोट मिला, ये उठाएगा क्या, छोड़ो, कौन उठाए, कमर दर्द और हो जाएगी, कौन उठाए। अगर वही 200 का नोट होता तो उठा लेता शायद, यस।
बच्चा शरारत कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, एक छोटा सा फ्लावर पॉट पड़ा है, उसको छेड़ रहा है, कोई प्लास्टिक है फ्लावर पॉट, कोई गिर भी गया टूटेगा नहीं, फ्लावर पॉट 100-200 रुपए वाली आइटम है, छेड़ रहा है। मदर कह रही है बढ़िया है, टिका हुआ है, लगा हुआ है काम, कोई बात नहीं, कर लेने दो, 200 रुपए में 2 घंटे टिक गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो फिश एक्वेरियम छेड़ रहा है, मदर ने जैसे ही देखा कि उसके एक रसीद किया पूरा, क्योंकि वो 20-30-50 हजार रुपए की चीज है, छेड़ के कहीं उसमें होल हो गया तो वो मछलियां भी मर जाएंगी जो अंदर टर्टल वगैरह कुछ भी है, और इसके भी चोट लगेगी और 50 हजार का नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट मटेरियल है। तो मटेरियलिटी की तो रूटीन लाइफ में भी जरूरत है, अकाउंटेंसी के सिवा भी। तो मटेरियल है तो कैपिटलाइज, मटेरियल नहीं तो यू कैन डू एनीथिंग, पी एंड एल में डाल दो सीधा, क्योंकि अमाउंट नेग्लिजिबल है। क्लियर, डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे। एग्जांपल दे रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, पढ़ो। कह रहा है मशीन खरीदी, इंस्टॉलेशन का खर्च क्या होगा, कैपिटलाइज। और बंदे मशीन लेने के, ट्रेवलिंग का, मशीन का, कैरिज का, ये सारा खर्च क्या होगा, कैपिटलाइज। अगर आपको ध्यान हो, यहां पे ना एक रिफाइनरी लगी हुई है, रामा मंडी रिफाइनरी लगी है ना कालामली के आगे, उधर रामा मंडी। रिफाइनरी का जो बॉयलर होता है जिसमें ऑयल रखते हैं, वो बहुत बड़ा टैंक होता है। अब वो उतना बड़ा टैंक फॉरेन से आना था, अब वो टैंक इतना बड़ा कैसे, वो टैंक बड़े कोई 30-40 टायरों वाले ट्रक पे आया था, आपको ध्यान हो, और उस टैंक को हरियाणा से लेके जाना था उधर पंजाब, उस रामा मंडी रिफाइनरी में। रिफाइनरी में लाना था तो उन्होंने हरियाणा सरकार से बात की, कितनी बिजली की तारें तोड़ी गई, कितने फुटपाथ तोड़े गए, क्योंकि वो ट्रक कितना बड़ा था, उसे घूमने के लिए जगह ज्यादा चाहिए थी, और इलाज भी क्या था, वो जाएगा भी कैसे। स्पेशल ट्रक था, और जो ट्रक चला के आ रहे थे ना, वो अंदर ही, ट्रक के अंदर ही खाना वाना सारा इंतजाम था उनका। मुझे ध्यान है, लोग जा जाके देखने जा रहे थे, वो देखे वो ट्रक कहां पहुंच गया। लोगों को तो एंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए, देखे क्या हो गया, फ्लड आ गया तो चलो भाई देखने चलो। यहां कर्फ्यू लगा था ना, दंगे दुंगे हुए थे, केस हुए थे, जैसे सिरसा में डेरे वाला केस हुआ, जो भी कर्फ्यू लग गया था 4-5 दिन। एक दोस्त का, किसी आगे जानकार का फोन आता है पंजाब से, कहते यार कर्फ्यू कैसा लगता है यार, हमारे तो कभी लगा ही नहीं है। खैर तुम घर में बंद हो, सुना है रोड पे कोई जा नहीं रहा यार, कैसा फील होता है यार, बताओ यार। इसमें भी एक्साइटमेंट है लोगों को। चलो मान लो वो ट्रक तोड़ फोड़ करके गया, हरियाणा सरकार ने पता कितने पैसे लिए थे उस बॉयलर को जाने के, 100 करोड़ रुपए लिए थे हरियाणा सरकार ने, कि तुम ये हमारे यहां से ट्रक लेके जाओगे ना, कितनी रोड टूट जाएंगी, कोई तार टूट जाएगी, कोई डिवाइडर टूट जाएगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो वो पैसे लिए गए थे, नुकसान हुआ था एक्चुअल में, तो फिर वो बॉयलर वहां गया था, तो वो नुकसान सारा जुड़ेगा सेट की वैल्यू में। क्यों? क्योंकि उसे लाने के लिए ही ये सारा कुछ करना पड़ा है। ये खर्च क्या होगा, उसी बॉयलर में जोड़ देना, कैपिटलाइज। नेक्स्ट, एफिशिएंसी बढ़े, फ्यूल की कॉस्ट कट हो, ये सारे खर्चे कैपिटलाइज। लाइफ बढ़े, वो सारे खर्चे कैपिटलाइज। बिल्डिंग की सेकंड हैंड खरीद के पहली बार रिपेयर करवाई, फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीन और बिल्डिंग, वो क्या होगा, कैपिटलाइज। ठीक। रिप्लेसमेंट एक ऐसी एसेट्स की जो पहले से कहीं महंगी है, पहले से ज्यादा यूजफुल है, जैसे सिंपल टायर निकाल के कौन से टायर डाल दिए, ट्यूबलेस, वो तो महंगे हैं और उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, पंक्चर भी नहीं होएगा जल्दी, तो वो खर्च क्या है, कैपिटलाइज। वैसे ही निकाले, वैसे ही और नहीं लगा दिए, तो वो रिपेयर है, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। रूटीन की ओवरऑलिंग कैपिटलाइज नहीं होगी, रूटीन की, लेकिन अगर ऐसी ओवरऑलिंग है जो ओरिजिनल लेवल से भी ऊपर एवरेज दे देगी, ऐसे पार्ट वाट बदल दिए हैं, तो वो खर्च क्या होगा, कैपिटलाइज। चलो एक बात बताओ, जितने भी ओ जनरल के विंडो एसी लगे हैं, आपके भी किसी के लगे होंगे, लाइट चली जाए वो एसी बंद हो जाता है और दोबारा रिमोट से ऑन करोगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। हमारी बिल्डिंग में भी ऊपर 2 लगे हुए हैं, एक घर में भी लगा हुआ है, बड़ी दिक्कत है। आप सो रहे हैं, लाइट चली गई, जब वो लाइट दोबारा आती है तो आपको नींद खुलेगी, जब गर्मी लगेगी
फिर आप रिमोट से ऑन करोगे, फिर चलेगा वरना नहीं चलेगा, ऐसा है ना, ध्यान होगा कहीं वो। अब किसी बंदे ने कहा यार इसकी प्रॉब्लम है इस एसी की, इस पहले ऐसा इसमें कुछ टेक्निकल इशू है, एक पार्ट लगेगा 3000 का है, वो लगा दो, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ये एसी क्या अपने आप चल जाएगा लाइट आने पे, ऐसा। तो वो खर्च कैपिटलाइज होगा, यस, क्योंकि उससे उसकी एफिशिएंसी आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी, तो वो कैपिटलाइज। और ब्रोकरेज, कोई एसेट्स खरीदते हो तो दलाली लगी, रजिस्ट्रेशन के खर्चे, प्रॉपर्टी के, व्हीकल के भी तो लगते हैं, नंबर नहीं लेना आपने, नंबर लेना ना, रजिस्ट्रेशन नंबर HR24 समथिंग, वो सारा खर्चा किसमें जोड़ दो, गाड़ी में। चलो, कई बार वीआईपी नंबर लेना हो तो उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, वैसे तो नंबर कोई भी मिलेगा, अगर आपको स्पेशल कोई नंबर लेना है तो उसके अच्छे पैसे लग जाएंगे, वो सारा खर्चा क्या होगा, कैपिटलाइज। बाकी पंजाब साइड में नंबर ना ऑक्शन होती है, नंबरों की, नंबर की बोली लगती है ऑक्शन, वो जो ऊंची बोली लगाएगा वो वीआईपी नंबर वो ले जाएगा। तो कई बार तो वो इज्जत का सवाल हो जाता है ना, कई बार भी वो लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है, वो कहता है यार ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी अगर ये नंबर ये ले गया, तो इस चक्कर में इतनी बोली ऊपर चली जाती है गाड़ी के ऊपर, तो नंबर की वैल्यू चली गई। गाड़ी 20 लाख की है और नंबर बिक रहा है 25 लाख, ऐसा भी हुआ है वहां। 0001 नंबर की को गाड़ी का नंबर जाना था और उस पर इतना चला ऑक्शन में, और वो गाड़ी के ऊपर रेट में तो नंबर गया। वैसे लॉस ही है, थोड़ा मन को शांत रखना चाहिए, किसी के चक्कर में आगे तो फिर ऑक्शन में नुकसान होता है। जब बंदा बोल जाता है ऑक्शन में रेट यार ये मेरे से ज्यादा बोल लेगा, इसके बाद ज्यादा पैसा फिर से, चल फिर ऊपर बोल दूंगा मैं इससे, वो इस चक्कर में रेट बढ़ता जाता है और इज्जत का सवाल बन जाता है। पता नहीं एमसी के इलेक्शन में, एमपी कितने बड़ी पोजीशन है, पूरा डिस्ट्रिक्ट 10-12 लाख लोगों का वो इलेक्टेड मेंबर है। एमएलए तो 10 एमएलए एक एमपी के बराबर है, क्योंकि देखो सिरसा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता सिरसा एमपी की सीट में, आदमपुर फतेहाबाद तक जाता है, भट्टू तक सिरसा डिस्ट्रिक्ट उस एमपी के एरिया में आता है, जबकि एमएलए तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 5 एमएलए का अलग है, उधर का अलग है। एमसी को तो वैल्यू ही नहीं कोई, वो एक शहर के एमएलए एक है, एमसी कितने होते हैं, 25-30 वार्ड होते हैं, 30-30, तो उसकी वैल्यू क्या तो होगी। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा एमसी के इलेक्शन में चलता है, क्योंकि वो है ना, वो थोड़े वोट होते हैं, वो इज्जत का सवाल बना लेते हैं, ऐसे कैसे, वो एक एक वोट की भी बड़ी वैल्यू पड़ती है, और इंडिया में वहां पैसा ज्यादा चल रहा है सरपंच में, हालांकि उसकी वैल्यू कितना बड़े लोगों का वो रिप्रेजेंटेटिव है, एक वार्ड में 3000 लोग रहते हैं, 3000 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, उसमें भी चलता है फिर वो, तो ऑक्शन में भी। पर अगर ऐसा कोई भी खर्चा लगा तो वो क्या होगा, कैपिटलाइज। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की बढ़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वैसे वो काम नहीं आता, लेकिन हाँ लाइसेंस है अगर किसी चीज का आपके पास, थिएटर का लाइसेंस, मूवी ऐसे तो नहीं कोई चला सकता, उसके पास क्या होगा, लाइसेंस। सिनेमा का या कोई और कोई थिएटर शो चलाता है उसका, तो वो लाइसेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहां जाएगा, असेट्स में। ठीक, हाँ लाइसेंस खरीदा किसी से 1 करोड़ का, किसी और के पास था, हमारा हो गया लाइसेंस हो थिएटर का 1 करोड़, वो सेट, फिर ना कुछ साल बाद रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है, रिन्यूअल, वो रूटीन खर्चा है, वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जो तो लाखों रुपया जो एक बार देते हो लाइसेंस खरीदने के लिए, एक बार सरकार भी लेती है या किसी और के पास है, वो आप ले रहे हो, तो वो क्या आपकी एसेट। लाइसेंस पेट्रोल पंप का भी हो सकता है आपके पास, थिएटर का भी हो सकता है, कोई केमिकल मैन्युफैक्चर करते हो उसका भी लाइसेंस हो सकता है, दवाई बनाते हो, मेडिसिन की फैक्ट्री लगानी है तो उसका भी क्या होगा, लाइसेंस। और लाइसेंस के अलावा वो डिग्री भी देखेंगे आपकी कि आपने क्या कोर्स स्टडी किया है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, वो तो वो देखना पड़ेगा। लाइसेंस एक सेट है। चलो आप बताओ, गुरांश बताएंगे। मेरे पास मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी या बाइक तो ही चला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, 4000 रुपए लग गए, क्या हुआ, 4000 लग गए, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, क्या हुआ, वो मेरा पर्सनल खर्चा है, शॉप बिजनेस से कोई मतलब उसका नहीं, गाड़ी ना चलाओ घर बैठो, वरना लाइसेंस लो, लाइसेंस लिया तो ये अपनी क्वालिफिकेशन में एडिशन हुआ है कि मेरे पास लाइसेंस है, ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस,
ये बिजनेस का नहीं। चलो एक और बात बताओ, ये एक अच्छा केस है, अकाउंटेंसी में इस पे डिबेट भी होती है कई बार। एक गाड़ी ली आपने, वो गाड़ी एक ऑटोमेटिक सिस्टम वाली है, वो थोड़ा सा फीचर अलग है। जो आपका ड्राइवर है ना, वो गाड़ी शायद ना चला पाए क्योंकि वो इंपोर्टेड कार है, फॉरेन में जैसे चलती है उस टाइप की, तो अगर कहीं ना संभली तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी भी ट्रेनिंग करवाई हमने ड्राइवर की, उसे किसी जगह क्लास लगाने भेजा, भाई तू इंपोर्टेड गाड़ियों को चलाने की थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ले, नहीं तो कहीं पता लगे कहीं और ही ले जाए, हमें दिक्कत हो जाए। तो उसे क्या है, ट्रेनिंग दी, 5,000 रुपए ड्राइवर की ट्रेनिंग के भरे हमने, ताकि ये वाली महंगी कार वो चला पाए हमारा ड्राइवर। ये ड्राइवर के जो 5,000 ट्रेनिंग के खर्चे हैं, क्या ये कार में ऐड होंगे? लगता ये होने चाहिए क्योंकि उस कार के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन इस पे बड़े डिबेट है इस टॉपिक पे, वो कैपिटलाइज नहीं किए गए। अब तक की रूलिंग ये है, इट इज नॉट टू बी कैपिटलाइज। कार से कोई लेना देना नहीं, कार पूरी तरह से कंप्लीट है, परफेक्ट है पूरी तरह से। अब आपको नहीं चलानी आ रही तो ये आपकी प्रॉब्लम, आप तो 10 बार ट्रेनिंग लेते रहोगे, तो ये खर्चा कार से क्या मतलब रखता है? ये आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी ड्राइविंग को एक्सपर्ट बनाने का है, कार से इसका कोई ऐसा सच लिंक नहीं। ये कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया जाता है। बाकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है तो वो सारे खर्चे प्रिलिमिनरी खर्चों की तरह होते हैं, है तो कैपिटल नेचर के, आजकल उनको क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये तो क्लियर हो ही गया। जो कैपिटल नहीं वो क्या है? रेवेन्यू। जो रूटीन के खर्चे हैं, सर्विस, बहुत बड़े अमाउंट के नहीं होते, जिनकी यूजफुलनेस उल्टा कर लो ना, जिनकी यूजफुलनेस मोर देन 1 ईयर जनरली नहीं है, तो वो खर्च क्या है? रूटीन के, मेंटेनेंस के, रूटीन की रिपेयर मेंटेनेंस, जिससे गाड़ी चलती रहे, एसी की सर्विस, कार की सर्विस, रिपेयर, ये सब क्या है? लॉस, टायर फट गया और डला, वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरली यूजफुलनेस 1 साल से ज्यादा नहीं, विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये वाले खर्चे। क्लियर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या है? रूटीन के खर्चे, उसे मेंटेन करने के खर्चे हैं। सामान बेचा, सैलरी दी, रेंट पेड किया, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? सर्विस करवाई, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे कोई एसेट नहीं बनती, ना ही रेवेन्यू कमाने की कैपेसिटी बढ़ती, पर ये खर्च ना करोगे तो रेवेन्यू गिर जरूर जाएगा, एफिशिएंसी गिर जरूर जाएगी। एसी की सर्विस करवाते हो तो उससे कोई ये नहीं है कि एसी ओरिजिनल से ज्यादा कूलिंग देने लगा ना, पर नहीं करवाओगे तो जो दे रहा कूलिंग वो खत्म हो जाएगी। यानी उसे मेंटेन करने के, बनाए रखने के खर्चे हैं, ये सारे क्या होते हैं? रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। ओरिजिनल कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा रही, ओरिजिनल कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा रहा उसका एफिशिएंसी। क्लियर? तो एग्जांपल पढ़ना रेवेन्यू के, कोई सामान बेचते हो, खरीदते हो पहले फिर ही बेचोगे, गुड्स की परचेज तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के खर्चे, फैक्ट्री है, शुगर केन खरीदा, उससे क्या बना रहे हो? चीनी, जो खर्चे लगेंगे, आटा खरीदा, बिस्किट बना रहे हो, सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्स असेट्स की ओरिजिनल कैपेसिटी बनाए रखने के लिए है, और ये रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार होंगे, तो ये सारे रिपेयर, रिन्यूअल रेवेन्यू है। डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, रूटीन के, वेजेस, सैलरी, कैरीज, ये सब, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट मंथली या ईयरली देते हो, सब क्या है? रेवेन्यू। लाइसेंस की रिन्यूअल फीस क्या है? रेवेन्यू। और लाइसेंस खरीदा किसी से, सरकार से या किसी और से, लाखों रुपया दिया, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो तो है ही है, गाड़ियों का बिजनेस है, गाड़ी खरीदोगे तो परचेज है ना, वो रेवेन्यू। काम कराने का गाड़ी खरीदोगे तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो असेट होगा, ये चीज है ना। तो बिजनेस की नेचर, फर्नीचर वाले फर्नीचर खरीदेंगे तो रेवेन्यू, परचेज है उनके लिए, हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे लिए एसेट है, कैपिटल। पर्पस ऑफ द एक्सपेंसेस, जिससे लाइफ बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, कैपेसिटी बढ़े, वो सारा खर्च क्या है? कैपिटलाइज। जिससे ऐसा कुछ ना हो, कैपेसिटी, लाइफ वैल्यू ऐसा कुछ इंक्रीज ना हो, तो वो खर्च क्या है? रेवेन्यू। एक हार्ड डिस्क खराब होगी, एग्जांपल दे रहा है, पुराने वाली, न्यू लगा दी, ट्रिपल कैपेसिटी वाली, ठीक है, पहले से ज्यादा जीबी वाली, कल बात की थी ना,
500 GB वाली खराब होगी, बदल के 4 TB वाली लगा दी, पहले से कहीं ज्यादा कैपेसिटी वाली, तो वो खर्च क्या होगा? कैपिटल। एग्जांपल दे रहा है, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पोस्टेज, टेलीग्राम, लॉसेज आ गए, सामान खराब हो गया, चोरी हो गया, P&L में डाल दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनुअल इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस नहीं, मशीन का लाने का, वो कैपिटलाइज होता है। बाकी रूटीन का इंश्योरेंस, पैकिंग के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट, सब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे। AS 26 के अकॉर्डिंग आज की डेट में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए ये सारे खर्चे इमीडिएटली क्या कर दिए जाते हैं? राइट ऑफ। पुराने टाइम में एडवर्टाइजमेंट धीरे धीरे राइट ऑफ होती थी, 5 लाख दिया टू कैश, इसको क्या करते थे? डेफर्ड। 1 लाख राइट ऑफ कर दिया, मान लो 4 बच गया, फिर 1 राइट ऑफ कर दिया 3। आजकल क्या होता है? साथ के साथ 5 लाख दिया, 2 एडवर्टाइजमेंट, कितना राइट ऑफ कर दो? साथ के साथ, खत्म। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू कैश, P&L टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, रिसर्च के खर्च, रिसर्च करती है ना कंपनीज कि कस्टमर का टेस्ट कैसा है, कैसी चीज पसंद है उसे, स्टडी करती हैं, रिसर्च करती हैं, फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। सारे खर्चे इमीडिएटली कहां डाल दो? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एडवर्टाइजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, मुहूर्त किया, इनॉग्रेशन, सब इमीडिएटली राइट ऑफ है। इनको धीरे धीरे राइट ऑफ करने का फंडा नहीं चलता। पर ये VRS क्या है? इनको ट्रेंड के अकॉर्डिंग आज भी VRS क्या होता है? वॉलंटरी, यस, रिटायरमेंट। हमारी कंपनी में कुछ वर्कर ऐसे हो सकते हैं जो निकम्मे हैं, काम नहीं करते बल्कि औरों को भी नहीं करने देते है, होता ना ऐसे कुछ बंदे, वो क्या करते हैं? वो ना काम करेंगे ना करने देंगे, भड़काते रहते हैं वर्कर को। ऐसे लोगों को आप कहते हो भाई तू जाने का क्या लेगा, हमारा पीछा छोड़, पैसा ले जा। क्योंकि अगर आप धक्के से निकाल लोगे ना, भैया मत आना कल से छुट्टी, तो वो लेबर स्ट्राइक कर देगी, दंगे होंगे, दिक्कतें आती है ना। इसी पैसा दे के भगा दो। भैया जिसने ये वाले बंदों को कह दिया रिटायरमेंट लेनी है, जाओ इतने इतने लाख रुपए ले लो, जाओ प्लीज पीछा छोड़ो हमारा, तो ये इकट्ठा पैसा दे दिया, काम तो वो वैसे ही नहीं करते थे, सैलरी लिए जा रहे थे। एक बार दे दिया, आगे से तो सैलरी बचेगी, परेशानी तो घटेगी। तो VRS, इसका पैसा आज भी इकट्ठा राइट ऑफ नहीं किया जा रहा, क्योंकि इससे तो रियल में क्या है? सैलरी की बचत हर साल हो ही रही है। उनको थोड़ी थोड़ी सैलरी हर साल देते, अब क्या होगा? इकट्ठा देके भगा दिया। तो आप इसे क्या है? राइट ऑफ आज भी वैसे ही कर रहे हैं, डेफर्ड की तरह। आज भी कंपनीज क्या कर रही हैं? थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ कर रही हैं। आज डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, +2 में आप पढ़ के आए हो, इमीडिएटली राइट ऑफ कर देते ना, सही भी है। इसको क्या करो? इमीडिएटली कहां डाल दो? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इंडिया है, कोई भी बात ऐसे इतनी जल्दी कोई क्यों मानता है? मानता है? आपको कोई सरकार कह दे भैया फैमिली ID बना लो, सारे बना लोगे? जब तक आपको जरूरत नहीं आप नहीं बनाओगे। कहते सरकार की जरूरत है, हमारी थोड़ी है। आपको जरूरत पड़ेगी जब कोई घर बेचना खरीदना होगा या कोई और नौकरी करनी होगी, तब सरकार कहेगी फैमिली ID के बिना नहीं होएगा कुछ, तो बनवाओगे। वैसा ही रूल आने के बाद भी बहुत सी कंपनी जिद्दी है, उसको फॉलो कहां करती हैं? सरकार ने कहा सभी हेलमेट डाल के व्हीकल चलाया करो, 2 व्हीलर डालते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी कुछ कंपनी वही पुरानी फॉलो कर रही है। आज भी कुछ कंपनी इसको क्या कर रही है? डेफर्ड, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ। सही रूल क्या है? इमीडिएटली खत्म कर दिया जाए। डिस्काउंट डेबिट हुआ या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ, डालो P&L में, खत्म। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? कंपनी आज भी इसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ कर रही है, जो कि गलत है। सही में क्या होना चाहिए? इमीडिएटली राइट ऑफ। VRS ठीक है, डेफर्ड कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, VRS को कर दो डेफर्ड, क्योंकि इसका लॉजिक है, ये आने वाले टाइम में सैलरी को बचा रहा है, इकट्ठा पैसा दिया तो इसे आप डेफर्ड कर दो, कुछ सालों में क्या कर देना? राइट ऑफ।
कितने साल ये कंपनी डिसाइड करेगी। हो जाएगा। तो ये नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो पता है पैसा गया, उसके कोई एविडेंस नहीं है कितने साल क्या बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने रिसर्च की, पैसा गया, अब उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, और वो फायदा गुडविल से मिल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट से मिल रहा है, कोई आइडिया नहीं है। सर्टेनिटी नहीं, कितने साल मानोगे आप, कोई सर्टेनिटी नहीं है। 10 साल, 4 साल, 3 साल, कोई कंफर्म नहीं। तो इसलिए ना कंफ्यूजन ही रह जाती है उसको। तो AS26 ने कहता जी फायदा हो ना हो ये हमने खत्म कर दिया, इसको कहां डालो, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, खेल खत्म कर दिया। वैसे फायदा होता है, कितने साल होता है ये तो श्योर नहीं, रिसर्च का भी होता है। दैनिक भास्कर हरियाणा में लॉन्च हुआ था न्यूज़पेपर, वो घर आके सर्वे कर गए थे, रिसर्च कर गए थे कि सर आपको जो न्यूज़पेपर चाहिए वो कितने पेज का दें, कितने रुपए का रेट रखें, उसमें पॉलिटिक्स की न्यूज कितने पेज पे हो, स्पोर्ट्स की, बॉलीवुड की, ऐसे पूरी स्टडी करके उन्होंने लॉन्च किया। पैसा लगा उनका, लेकिन सक्सेसफुल भी बहुत हुआ, वो बहुत बिका। अब तो धीरे धीरे न्यूज़पेपर का काम खत्म हो गया, पर बहुत सक्सेसफुल हुआ था दैनिक भास्कर हरियाणा में। तो वो रिसर्च का रिजल्ट था, तो बेनिफिट होता है। लेकिन आज का जो रूल है इमीडिएटली राइट ऑफ का है, चाहे फायदा हो रहा है तब भी इमीडिएटली राइट ऑफ का है। ठीक है, तो ये था कैपिटल रेवेन्यू। फिर तो बदल देगा ये कैपिटल प्रॉफिट और किस पे आ जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट पे। सिंपल, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट क्या है, जो बिजनेस के रूटीन से रिलेटेड नहीं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऐसे फायदे जिसका बिजनेस से सीधा लिंक है, वो तो रेवेन्यू नेचर के हैं। बिल्डिंगें बनाना, बेचना, किराए पे चढ़ाना हमारा काम है। बिल्डिंगें बनाते हैं हम, रेंट पे भी देते हैं, बेचते भी हैं, तो रेंट आया वो भी रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, बेच के फायदा आया वो भी क्या है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है। लेकिन अगर अपनी करियाने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, हमने फर्नीचर महंगा बेच दिया, फर्नीचर बेचना हमारे लिए क्या है, सेल ऑफ एसेट्स। 10,000 वाली 12,000 में बेच दी फर्नीचर, तो 2,000 का प्रॉफिट आया, ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है नहीं, ये किस नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। जाएगा कहां, ये कोई इश्यू नहीं कहां जाएगा, पर ये रूटीन का प्रॉफिट नहीं, ये क्या है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। वैसे जाएगा कहां, अदर इनकम में, अदर इनकम। कंपनी की बात करूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, अदर इनकम में जाएगा। यानी क्वेश्चन ये नहीं है कि आता तो सर P&L में ही है, पर ये प्रॉफिट बिजनेस का रूटीन प्रॉफिट नहीं है। याद करो +2 का गुडविल का चैप्टर, जब एवरेज प्रॉफिट बनाते थे तो वो सेल ऑफ फिक्स असेट्स का प्रॉफिट क्या कर देता था, कम। क्यों, क्योंकि जिस चीज का बिजनेस है उससे डायरेक्टली रिलेटेड वो नहीं था, रूटीन का प्रॉफिट नहीं था, लेस कर देता था। गलत थोड़ी है P&L में लिखना, सही है, लेकिन उस खास पर्पस के लिए, गुडविल वगैरह के लिए प्रॉफिट को नॉर्मल बनाते थे ना, लेस कर देते थे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं। क्लियर, ठीक है। तो कैपिटल प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, जो बार बार आने वाला है, रिकरिंग, जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे आने वाले सारे फायदे रेवेन्यू नेचर के हैं, और नॉन रिकरिंग है, रूटीन नहीं, असेट्स बेचने का फायदा, शेयर का फॉरफीचर करके पैसे बच गए, वो फॉरफीचर क्या है, कैपिटल नेचर का गेन है, रूटीन की इनकम थोड़ी है, बिजनेस थोड़ी है आपका, ये उससे रिलेटेड थोड़ी है, तो वो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हैं, रिकरिंग नहीं होते। असेट्स बेचने का फायदा, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर महंगे बेचे, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे ले लिए ना, वो भी क्या है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, वो तो जाता कहां है, बैलेंस शीट में पड़ा रहता ना, पड़ा रहता, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते, वो भी कैपिटल नेचर का। जो ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है वो रेवेन्यू नेचर के हैं, सामान बेच के प्रॉफिट आया, रेंट पे देना काम है, रेंट आया, ये फायदे सारे जीपी एनपी ये सब क्या है, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। क्लियर, फिर कैपिटल शीट्स रेवेन्यू शीट्स पे आएगा, लास्ट टॉपिक इसमें, कल देखते हैं इसको, वैसे ऑलमोस्ट हो गया ये।